हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा पहला लेक्चर है अंडर द हायर परचेज सिस्टम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शनरी पार्ट। ठीक है, आज हमें क्या क्या चीज कवर करनी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, खास करके एफ आई बैप हो, एफ आई बीबीआई हो, ठीक है, या तो फिर आप सीए के लिए तैयारी करें, उन चीजों के लिए। क्लियर है। आज के लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे अबाउट द हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कंपेयर करेंगे उसको किसके साथ, इंस्टॉलमेंट बेसिस के साथ। वो इंट्रोडक्शन मैं आपको कवर कराऊंगा। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम्स के मेथड्स कितने हैं उसके बारे में जानेंगे। तीसरा है देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में, जितने आएगा जनरल एंट्रीज। हायर परचेज सिस्टम में कितने जनरल एंट्रीज होते हैं, उसके साथ प्लस लेजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन टेबुलर फॉर्म, जो कि आपका इजी होता है। जिससे अगर ये चीजें सीख लोगे तो इसमें आपका जनरल इंटरेस्ट प्लस लेजर दोनों भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीजें डिपेंड करती है किसके ऊपर, जनरल इंटरेस्ट एंड लेजर के ऊपर। और एक चीजें कवर करेंगे आज इस लेक्चर में, डेप्रिसिएशन के मेथड्स। डेप्रिसिएशन के मेथड्स मतलब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, इस चैप्टर्स में कौन से डेप्रिसिएशन के मेथड्स को हमको यूज करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जनरल एंट्री प्लस मेजर, मेथड्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द हायर परचेज। आपको अगर नोट्स चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स, वहां से आप रेफर कर सकते हो चैप्टर्स के नोट्स, जिसमें जनरल एंट्रीज, मेजर वगैरह, कैलकुलेशन, इंटरेस्ट टेबल सब मैंने बना के दिया हुआ है। अगर आपको वहां से रेफरेंस करना होगा तो वहां से रेफरेंस कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज स्क्रीन पे हम लोग देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे इसके बारे में। क्लियर है। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो हायर परचेज होता क्या है, व्हाट इज हायर परचेज। आपने कभी इंस्टॉलमेंट का नाम सुना रहेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। हाँ सर, क्या होता है ये इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट एक ऐसा होता है जहां पे हम कैपिटल असेट या फिर असेट का बात करो। ठीक है, असेट बेसिकली, अगर आपको असेट नहीं पता है कि असेट क्या होता है, तो एक मान के चलो कि आप एक गुड्स खरीद रहे हो। ठीक है, क्या खरीद रहे हो, वो गुड्स खरीद रहे हो। सर कौन सा गुड्स, गुड्स तो बहुत सारा होता है। चलो और सिंपल कर देता हूं, मान के चलो आप एक ट्रक खरीद रहे हो। ठीक है, ट्रक। अब ट्रक की कीमत में भी हो सकता है 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एज पर डिपेंड अपॉन द टन कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, ट्रक खरीद रहे हो, कोई भी एसेट खरीद रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एसेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। ठीक है, ऐसे गुड्स जो कैपिटल गुड्स का नाम जो बोलते हैं उसको। ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल एसेट। हाँ सर, टॉपिक से भटको मत। तो ये क्या है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। देखो, उतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है कि हम तुरंत का तुरंत ले भाई, कैश ले और ट्रक मेरे नाम पे कर दे। अगर वो किया, दैट मीन्स द कैश पेमेंट हो गया, खत्म हो गया, सेटलमेंट, तो आगे का आपका हायर परचेस का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। जहां पे आप कैश पूरा दे करके सेटल कर रहे हो और पूरा तुरंत का तुरंत गुड्स अपने नाम पे करा रहे हो, ठीक है, एक भी रुपया बाकी नहीं रहेगा, तो आपका हायर परचेस सिस्टम में आएगा ही नहीं। हायर परचेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप तुरंत का तुरंत पूरा का पूरा पैसा पे कर पाओ। इसके लिए आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में आप डीपी पे करते हो। डीपी मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट। ठीक है, जहां पे आप डीपी पे करते हो और बाकी का प्रॉमिस करते हो कि आप उसको बाकी के इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे करोगे। राइट, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे करोगे। इंस्टॉलमेंट 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का, टू बी कंटिन्यू, जो भी आपके जिस कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ज्यादातर 1 2 3 4 सेटलमेंट, ज्यादातर 1 2 3 4 5 सेटलमेंट, 1 2 में सेटलमेंट, मतलब जहां पे आप डाउन पेमेंट के साथ, ठीक है, जहां पे आप डाउन पेमेंट कर रहे हो और डाउन पेमेंट करने के बाद आगे का आप बोल रहे हो कि हम आपको साल साल का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, साल साल का इतना पैसा फिक्स पैसा आपको पे करेंगे, तो आप जहां पे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का बात कर दिए, वही हो जाएगा आपका हायर परचेज सिस्टम। अब इसमें क्या है, व्हाट इज द डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट होता क्या है, डाउन पेमेंट का होता है इमीडिएटली कैश या इमीडिएटली पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट, तुरंत का तुरंत आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। ठीक है, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट,
या फिर एक ऐसा स्पेशल अमाउंट जो आप तुरंत का तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे बेसिस पे, मतलब असेट खरीदने के टाइम पे जो आप पे करोगे, तुरंत का तुरंत पे करोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, जहां पे आप डाउन पेमेंट भर रहे हो और डाउन पेमेंट भरने के बाद बाकी का प्रॉमिस कर रहे हो कि आप बाकी का बचा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे करोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एज पर डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे दोनों भी कैटेगरी आ गई, उसी को बोलते हैं हायर परचेज। इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द परचेजर एंड सेलर, दैट मीन्स परचेजर एंड द वेंडर, जिसमें दो पार्टीज होती हैं। एक का नाम हमने अभी क्या बोला? हायर परचेजर, खरीदने वाला, किसके साथ? बेचने वाले के साथ, दैट मीन्स हायर वेंडर। वेंडर का नाम होता है सेलर। ठीक है, परचेजर तो आपको पता ही है, खरीदने वाला। क्लियर? डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, कभी कंफ्यूज मत हो। हाँ सर, ये यहाँ तक तो समझ गया कि हायर परचेज का मतलब क्या होता है। एक ऐसा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे खरीदने वाला इनिशियल अमाउंट पे करता है। इनिशियल, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो एक और वर्ड ले लो, इनिशियल। स्टार्टिंग का कुछ अमाउंट तुरंत का तुरंत पे करेगा और बचा हुआ पैसा क्या करेगा? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे करेगा। उसी मेथड्स को बोलते हैं, उसी चीज को बोलते हैं हायर परचेज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आपका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, ओनरशिप होल्ड कर दिया जाएगा इस मेथड में। ठीक है, मतलब इस तरीके में ओनरशिप होल्ड कर दिया जाएगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है जहां पे ओनरशिप आपको तुरंत का तुरंत मिले, इमीडिएट ओनरशिप, जहां पे आपको तुरंत का तुरंत ओनरशिप मिल रहा है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट परचेज। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बोला तो एक ही चीज जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जहां पे आप डाउन पेमेंट के साथ बाकी के इंस्टॉलमेंट को पे करने का वादा कर रहे हो, उसी को बोलते हैं हायर परचेज। ठीक है, ठीक है, हम अभी आपको डाउन पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है, एज अ कंपनी आपको डाउन पेमेंट दे रहे हैं और बाकी का इंस्टॉलमेंट हर साल के एंड में आपको देते जाएंगे। तो वो तरीका हो जाएगा क्या? हायर परचेज। ठीक है, जहां पे ओनरशिप मुझे अभी नहीं मिलेगी, इसका मतलब मैं उस गुड्स को यूज कर सकता हूं, उस गुड्स को यूज कर सकता हूं। वो गुड्स मेरे नाम पे कब चढ़ेगा? मतलब जब तक मैं उसका आखिरी इंस्टॉलमेंट पे ना कर दूं। सपोज मान के चलते कि 1, 2, 3, 4, 5 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, मतलब 5 साल तक ईएमआई देना है। तो ये गुड्स मेरे नाम पे कब होगा? ये गुड्स मेरे नाम पे कब होगा? एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। जब मैं अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट भर दूंगा ना, उस टाइम पे जाके वो गुड्स किसके नाम पे हो जाएगा? परचेजर के नाम पे हो जाएगा। इस तरीके में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या होता है? जिसमें नो डाउन पेमेंट, कोई डाउन पेमेंट नहीं होता, किसी तरह का भी डाउन पेमेंट नहीं होता, आपको सीधा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ले लो तो ठीक है भाई, आप उस गुड्स के तुरंत का तुरंत क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे। ठीक है, मतलब इस फैसिलिटीज में आपको जो गुड्स का मालिकाना हक है वो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको मालिकाना हक कब मिलेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद, एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो डिफरेंस यही है, उसमें डाउन पेमेंट नहीं होता, इसमें डाउन पेमेंट होता है। सर दोनों में फर्क क्या है? इतना ही फर्क है, डाउन पेमेंट का फर्क है। डाउन पेमेंट आ गया तो आप हायर परचेस कर रहे हो, डाउन पेमेंट नहीं आया तो क्या कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे परचेस कर रहे हो। ठीक है, इसमें एक और पार्टी होती है जो इस चैप्टर से हटा के रखा हुआ है, एक और पार्टी। बेसिकली हमको पता चलता है कि दो ही पार्टी है। ठीक है, एक होता है परचेजर, एक होता है वेंडर। तीसरी पार्टी का नाम आता है फाइनेंसर, फाइनेंस करने वाला। ठीक है, जो कंपनी फाइनेंस करती है उसको बोलते हैं फाइनेंसर, फाइनेंस करने वाला, वो तीसरी पार्टी होती है। मान के चलो कि अगर एप्पल मोबाइल खरीद रहे हो, ठीक है, क्या वो आपका असेट होगा, गुड्स होगा? चलो ठीक है, गुड्स हो जाएगा। आप एप्पल मोबाइल खरीद रहे हो, आपने कुछ डाउन पेमेंट भरा, ठीक है, 20,000। गुड्स कितने का था? 70,000, दैट इज कैश प्राइस। 70,000 में आपने स्टार्टिंग में इनिशियल अमाउंट जो पे किया, दैट मीन्स इनिशियल अमाउंट, आपने जो इनिशियल अमाउंट पे किया उसी इनिशियल अमाउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? डाउन पेमेंट। ठीक है, कितना बचेगा? 50,000। ये 50,000 रिमेनिंग अमाउंट गया। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट के साथ, मान के चलो आपका ये इंटरेस्ट के साथ है,
ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा मेन रोल है, पूरे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा मेन रोल है, तो इसको समझना बाद में। क्लियर है। अब आप बोल रहे हो कि हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का, 10,000 का। मतलब जहां पे आपको ये प्रोसीजर दिख रहा है या ये प्रोसेस दिख रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हायर परचेस। ठीक है। अब यहाँ पे वो गुड्स, वो आपका एप्पल फोन आपके पास कभी होगा, आपके पास ओनरशिप कभी आएगा, आपको यूज करने के लिए दे दिया गया है, आप यूज करो, ठीक है, एट द लास्ट तक। लेकिन वो गुड्स आपके नाम पे कब चढ़ेगा, कि मतलब फाइनली वो गुड्स आपका हो गया। ठीक है। कब, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब, 5th इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। ठीक है। इस कैटेगरी में, कभी कभी इस कैटेगरी में डाउन पेमेंट नहीं होता, आपको ओनरशिप तुरंत दे दिया जाता है। ठीक है। और बोलते हैं कि आप गुड्स यूज करो और इंस्टॉलमेंट पे करते रहो, आपका ओनरशिप आपका ही है। हाँ, अगर कभी कुछ परेशान हुआ, कभी कुछ नहीं हो पाया, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी फेस करना पड़ता है और यहाँ पे भी। ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द हायर परचेज। सो व्हाट इज अ हायर परचेज? हायर परचेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट where the purchaser buy the assets from the vendor on installment basis। ठीक है। जहां पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो खरीद रहा है, बट द ओनरशिप गेट एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो सर ऐसा करते ना, 5वां इंस्टॉलमेंट पहले भर के ओनरशिप ले लेते हैं, कुछ भी फालतू बात नहीं करने का, 5वां इंस्टॉलमेंट पे करके पहला ओनरशिप लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। मतलब ओनरशिप कब मिलेगा? एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। मतलब सीरीज में पे करते करते जब आखिरी इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएगा, तभी जाके क्या मिलेगा? ओनरशिप मिलेगा। उसके पहले गुड्स को यूज कर सकते हो, लेके जाओ, ठीक है, यूज करो। तो जहां पे डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की कैटेगरी आ गई, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हायर परचेस बोलते हैं। क्लियर है। एज पर द स्क्रीन चेक करते जाओ क्या लिखा हुआ है हायर परचेस का मतलब। Hire purchaser system is a special method of buying a goods in which the purchaser takes the possession of goods immediately। जो purchaser है, खरीदने वाला है, उसको goods का possession तुरंत का तुरंत मिलता है by paying a small down payment and agree to pay the balance in installment over a period of time। यही चीज आपको बताया मैंने कि हायर परचेज एक ऐसा स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स को खरीदने का, जहां पे परचेजर खरीदता है, डाउन पेमेंट भरता है, उसी वक्त डाउन पेमेंट भरता है और बाकी का प्रॉमिस करता है पे करेगा इंस्टॉलमेंट बेसिस को। तो इसी मेथड्स को बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। ठीक है। तो इसके फीचर्स का बात करते जरा। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हायर परचेज? यहां तक तो समझ गया। हायर परचेज में क्या होता है? इमीडिएट पोजीशन मिलता है। ठीक है। गुड्स आपका हुआ, ओनर नहीं बने। ठीक है। गुड्स लेके जाओ, यूज करें, बट यू आर नॉट द ओनरशिप। आपका ओनरशिप डिलेड होगा। कब होगा? डिले होगा। पहला भरा अभी भी ओनर नहीं, दूसरा भरा अभी भी ओनर नहीं, तीसरा भरा अभी भी ओनर नहीं, अभी तक ओनरशिप नहीं मिला है, तो कब मिलेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दो। सर वही कॉन्सेप्ट पहले आ गया, लास्ट वाला पहले पे कर दिया तो कुछ भी बात नहीं करने का, ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से जाने का। जहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, खत्म हो गया इंस्टॉलमेंट, उसी के टाइम पे आपका ओनरशिप आपका हो जाएगा, आपके गुड्स का। ठीक है। जहां पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आएगा, इंटरेस्ट का कंसेप्ट आएगा, जहां पे आप इंटरेस्ट भी भरना है। इंटरेस्ट द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसका कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइट टू टर्मिनेट, आपका पूरा एग्रीमेंट कभी खत्म होगा? दो ही चीज पे, या तो आप कैपेबल हो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, पैसा पे करके टर्मिनेट हो जाएगा, या तो फिर बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा अगर आप डिफॉल्ट आ गए तो। ठीक है। नहीं भर पाए तो तब क्या होगा? इफ द बायर्स डिफॉल्ट द सेलर कैन रिपोजेस द गुड्स। अगर आप डिफॉल्ट हो गए, नहीं भर पा रहे हो, तो फिर कौन लेके जाएगा? सेलर लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे जो फाइनेंस करने वाला रहता है वो लेके चला जाएगा गुड्स। ठीक है। उसके बाद है लीगल एग्रीमेंट्स एंड द हायर परचेज एक्ट। हायर परचेज एक्ट 1972, वेरी वेरी याद रखो, हायर परचेज एक्ट 1972 है। क्लियर है। एक चीज आता है हायर परचेज एक्ट 1972, और जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है, ये आपके सेल ऑफ गुड्स में आता है। सेल ऑफ गुड्स, बेच दिया। ठीक है। ओके। टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स इन्वॉल्व इन हायर परचेज सिस्टम? इस पूरे कॉन्सेप्ट में कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है? सबसे पहला हमने सीखा डाउन पेमेंट, उसके पहले आता है कैश प्राइस, कितने का है कैश प्राइस। ठीक है। कैश प्राइस मतलब कितने का गुड्स है या कितने का असेट्स है। उसके बाद आता है आपका डाउन पेमेंट, दूसरा चीज, दूसरा टर्म इन्वॉल्व है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब हमने क्या सीखा? इमीडिएट पेमेंट या साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, या फिर इनिशियल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। स्टार्टिंग में तुरंत का तुरंत जो आप पैसा भरोगे, उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट। तीसरा आपका आता है हायर परचेज प्राइस, आप कितना भर दिए, मतलब आप
डाउन पेमेंट भरे, आप इंस्टॉलमेंट भरे। इंस्टॉलमेंट में क्या आता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस क्या जुड़ा होता है, इंटरेस्ट जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, इंटरेस्ट जुड़ा होता है, उसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स की कीमत होती है 50,000 प्लस उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है 5,000, तो टोटल कितना आप पे करोगे, 55,000। दैट इज द हायर परचेज प्राइस। ठीक है, इसी को हम लोग हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी खुद में एक इंटरेस्ट है। और बचा कुचा आपका इंस्टॉलमेंट्स। ये इंस्टॉलमेंट भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, किस तरह से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होता है, व्हेन द इंटरेस्ट इज गिवन और व्हेन द इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। एक चीज याद रखो, अभी के भी याद रखो, आपका जो ईएमआई बनता है, ईएमआई बनता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ बनता है। ठीक है, मतलब आपका जो ईएमआई जिसको हम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूड करके बनता है। ठीक है, उसके बाद एक टेबल है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज बेसिस पे। ये चीजें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज में आपको ओनरशिप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मिलता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज पे ओनरशिप आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है। रिस्क जो है हायर परचेज में, सेलर कैन रिपर्चेज द गुड्स, सेलर वापस से अपना पोजीशन ले सकते हैं कि भाई मेरे पास ये अभी तक आपका गुड्स है, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेलर कैन नॉट रिपर्चेज ओनली इन द सम ड्यूज। मतलब हायर परचेज के टाइम पे जो बेचने वाला होता है, ठीक है, जो बेचने वाला होता है वो क्या बोलता है कि भाई मैंने तुमको गुड्स तो बेच दिया, तुम यूज कर सकते हो, लेकिन उसका मालिक अभी भी मैं ही हूं। ठीक है, बट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेलर के पास एक ही अधिकार होता है, मेरा पैसा कब देगा, दैट्स इट। डाउन पेमेंट हायर परचेज में कंपलसरी होता है, इसमें कंपलसरी नहीं होता। अगर हो गया तो हायर परचेज हो जाएगा, अगर इसमें इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट आ गया तो ये कॉन्सेप्ट हायर परचेज बन जाएगा। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी यूजुअल मूवेबल गुड्स, मतलब ज्यादातर हायर परचेज आपका मूवेबल गुड्स में होता है। कार हो गया, बाइक हो गया, मोबाइल फोन हो गया, मतलब जो भी एक तरह का गुड्स मूवेबल होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने वाला, उसमें ज्यादातर हायर परचेज के कॉन्सेप्ट आते हैं। और इसमें इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों की कैटेगरी आती है। ठीक है, आपका हायर परचेज एक्ट पे आता है, और जो ये है इंस्टॉलमेंट वो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा क्या, इंट्रोडक्टरी पार्ट। दूसरा है मेथड्स। कौन से मेथड्स को हमको सॉल्व करना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें पास एक ही मेथड्स है, जिसका नाम है फुल कैश प्राइस मेथड। फुल कैश प्राइस मेथड। अब उसी चीज को हम लोग देखेंगे आगे। और भी दो तीन मेथड होता है, इंटरेस्ट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, ठीक है, क्रेडिट मेथड होता है, अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, या ड्यूज मेथड होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट आपके सिलेबस में ज्यादातर फुल कैश प्राइस मेथड के बारे में पूछा जाता है। फुल कैश प्राइस, तो फुल कैश प्राइस मेथड में जनरल इंटरेस्ट क्या है, उसका लेजर क्या है, और उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे है, ये तीनों चीजें हम लोग फुल कैश प्राइस मेथड के हिसाब से करेंगे। फुल कैश प्राइस मेथड का दूसरा नाम होता है क्रेडिट परचेज मेथड या फिर सेल मेथड। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स मेथड। तो इसका दो तीन नाम उसको बोलते हैं। फुल कैश प्राइस मेथड का दूसरा नाम होता है क्रेडिट परचेज मेथड, का दूसरा नाम होता है सेल्स मेथड, सेल ऑफ गुड्स मेथड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो उसी के बेस में हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे और लेजर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें होने वाले इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टेबल फॉर्म को सीखेंगे। प्लस इस पूरे चैप्टर्स में डेप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं। क्लियर गाइस? ओके, सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जनरल इंटरेस्ट अंडर द फुल कैश प्राइस मेथड। अब तक के लेक्चर्स में, मतलब अब तक के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि हायर परचेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, हायर परचेस कब आता है और हायर परचेस के कितने मेथड्स होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हमको कैलकुलेशन कौन सा करना है वो, तो उस इंपॉर्टेंट मेथड में जनरल इंटरेस्ट के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। फुल कैश प्राइस मेथड अंडर द हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम के अंदर फुल कैश प्राइस मेथड के बारे में सीखना है। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज की शुरुआत कैसे होती है। देखो, जनरल एंट्रीज की शुरुआत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपकी पीडीएफ में भी मैंने आपको रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो, सीख कर सकते हो। और पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में कि जनरल एंट्रीज की शुरुआत कहाँ से होती है हायर परचेज में। तो हायर परचेज की शुरुआत होने से पहले आपको कुछ चीजें रिमाइंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज की शुरुआत होती है परचेज से। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है परचेज से, परचेज ऑफ असेट से। ठीक है, दूसरी चीज इसकी होती है डाउन पेमेंट कंपलसरी। हाँ सर, डाउन पेमेंट होता है। तीसरी चीज इसमें हमने देखा कि डाउन पेमेंट के बाद
इंटरेस्ट ड्यू होता है, मतलब इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो किसके साथ पे होने वाला होता है, ईएमआई के साथ, मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ। तो डेफिनेटली इसके बाद क्या पे होगा, ईएमआई, मतलब इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, अब इतना होने के बाद एक चीज और हमने देखा था, डेप्रिसिएशन करके। ये किस पे निकलता है, ये असेट पे निकलता है, जो असेट आप खरीदोगे उस पे निकलता है। अब पूरे कॉन्सेप्ट में आपको लॉस भी हो रहा है, ठीक है, ये लॉस क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं। एक होता है इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास दो है, मतलब कितने पार्टीज है इसके अंदर, दो पार्टीज है, एक होता है परचेजर और एक होता है वेंडर। ठीक है, खरीदने वाला और बेचने वाला, सेलर। क्लियर है, खरीदने वाला और बेचने वाला। सेलर क्या, सबसे पहला एंट्री क्या होता है, परचेज की एंट्री। अगर ये परचेज करेगा तो ये क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, दूसरा चीज है ये पेमेंट करेगा, ये क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा। तीसरा चीज है इसके लिए जो इंटरेस्ट है वो लॉस की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ही हैज टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है, इसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए जो इंटरेस्ट की कैटेगरी होगी वो प्रॉफिट की कैटेगरी होगी। इसका मतलब ये क्या लेना है, इंटरेस्ट रिसीव करना है। क्लियर है, चौथा चीज है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ये क्या करेगा, पे करेगा, ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। मतलब दोनों का क्रॉस कनेक्शन चलता रहता है, ये खरीद रहा है वो बेच रहा है, ये पे कर रहा है रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है रिसीव कर रहा है, पे कर रहा है रिसीव कर रहा है, इसके लिए प्रॉफिट और इसके लिए लॉस, तो उसके लिए प्रॉफिट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, मतलब असेट को खरीदा इसने तो ओनरशिप बना कौन, बाद में बनेगा ना, तो ओनरशिप हुआ किसके पास, मतलब यूज कौन कर रहा है, परचेजर। तो डेप्रिसिएशन भी किसको फेस करना पड़ेगा, सपोज अगर मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ या हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन भी किसको फेस करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, द रिडक्शन, कंटिन्यूअस रिडक्शन वैल्यू ऑफ द असेट्स, फिक्स्ड असेट। ऐसे चीज, मतलब ऐसे वैल्यू जो कंटिन्यूअसली रिडक्शन के बेसिस पे हो रही है। ठीक है, आज अगर हमने कोई कार खरीदा 5 लाख 6 लाख का, तो आज के आज हम उसको या फिर यूज करने के बाद अगले दिन उसको 6 लाख में बेच सकते हैं क्या, नहीं। जब से हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया तब से, यूज करो मत करो, रखे रहो मस्त पेटी पैक करके उसको रखे रहो, ठीक है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएंगे। तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट, जहां पे जो वैल्यू कम होती जा रही है असेट्स की, वही का नाम होता है, उसी का नाम होता है डेप्रिसिएशन, जो इसके लिए क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, खरीदने वालों के लिए लॉस होता है। तो डेप्रिसिएशन का मगजमारी किसके लिए होता है, सिर्फ परचेजर के लिए होता है। वेंडर के लिए डेप्रिसिएशन का मगजमारी नहीं होता है, इसके लिए डेप्रिसिएशन की चीज सिर्फ इसके बुक में आती है, इसके बुक में नहीं आती है। ठीक है, और फिर दो चीजें इसको लॉस फेस करनी पड़ रही है, एक तो इंटरेस्ट जो ये भर रहा है वो लॉस, और एक डेप्रिसिएशन जो हो रहा है उसका लॉस। ये दो चीजें लॉस इसको फेस करनी पड़ती है, उसको नहीं फेस करनी पड़ती है। हाँ सर, यहां तक तो समझा, तो बस यहां तक समझा तो यही है, मतलब आपके पास पूरे चैप्टर्स में यही एंट्रीज है। कितने एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल चैप्टर्स में आपके पास कुल मिलाकर 6 ही जनरल एंट्रीज है। क्लियर है, सही सर, समझ गया, जनरल एंट्रीज है, यहां तक तो समझ गया। ठीक है, अब जरा जनरल एंट्रीज पे गौर करते हैं और जनरल एंट्रीज थोड़ा बनाने के लिए देखते हैं। थोड़ा जनरल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर्स में, क्योंकि जनरल एंट्री आ गया तो लेजर आ जाएगा। अब जनरल एंट्रीज हम लोग दो कैटेगरी पे देखेंगे। कौन से दो कैटेगरी पे, कौन से दो कैटेगरी में देखेंगे, दो बुक्स के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, पहला इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, बेचने वाला और खरीदने वाले की कैपेसिटी। ये खरीदने वाला है परचेजर, ये बेचने वाला है सेलर। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहला शुरुआत किससे होती है, पूरे नौटंकी का शुरुआत किससे होता है, खरीदने से। क्या खरीदने से, कोई असेट खरीदने से। ठीक है, असेट को खरीदने से। तो कौन खरीद रहा है, ये खरीद रहा है, तो उसके पास क्या आएगा, असेट आएगा। ठीक है, अगर ये असेट खरीद रहा है तो किस बेसिस पे खरीदेगा, पूरे का पूरा कैश लेके खरीदेगा ना, उधारी में ही खरीदेगा ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, दूसरा मेथड जो बोला जाता है, क्रेडिट बेसिस पे। ठीक है, मतलब परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा।
तो क्या आएगा इसके पास, असेट अकाउंट डेबिट किसके पास से आएगा, वेंडर के पास से आएगा। इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं वेंडर अकाउंट, मतलब हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, इसका रिवर्स एंट्री पास करो उसके बुक में। अगर इसने खरीदा तो उसने क्या किया, बेचा है, तो इसमें क्या आएगा, परचेजर, तो उठा के लिख दोगे वेंडर। वेंडर के बुक में वेंडर का नाम नहीं आएगा, परचेजर के बुक में परचेजर का नाम नहीं आएगा। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्या किया इसने, बेचा है ना, क्या बेचा है, असेट अकाउंट, खत्म हो गया पहला एंट्री। ठीक है, दूसरा एंट्री, तुरंत का तुरंत क्या पे करना है, इमीडिएटली अमाउंट, दैट मींस डाउन पेमेंट। ठीक है, इनिशियल और इनिशिएट अमाउंट, तो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब एक्चुअली होता क्या है, पैसा ही देना पड़ता ना, किसको कौन किसको पैसा देगा, खरीदने वाला बेचने वाले को पैसा देगा, मतलब इसके पास से कैश जाएगा उसके पास जाएगा, तो उसके पास जाएगा मतलब उसका नाम क्या है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके पास से कैश गया तो उसके पास कैश आया, दैट मींस कैश बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पास से आया, परचेजर के पास से आया, टू परचेजर अकाउंट। खत्म हो गया, हाँ सर ये भी समझ गया आपने को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, कौन किसको इंटरेस्ट देगा, ये भाई साहब उस भाई साहब को इंटरेस्ट देंगे, मतलब परचेजर किसको देगा, वेंडर को देगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा देगा ना, इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा। तो लॉस किसके लिए है, इसके लिए, क्योंकि हद से ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 50 की जगह पे 55 देना पड़ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो परचेजर वेंडर को देगा। तो एक्स्ट्रा पैसा दैट मीन्स इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, जो कि पेड किसमें होगा, इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या होगा, लॉस, लॉस ऑलवेज डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसके वजह से और किसको देना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए लॉस हो गया, तो इसके लिए क्या है, प्रॉफिट है, किसके पास से, परचेजर के पास से, मतलब परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर, सेम। तीसरा होगा एंट्री। नेक्स्ट आएगा एंट्री इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, कौन किसको भरेगा, परचेजर वेंडर को भरेगा। क्या देगा इंस्टॉलमेंट में, क्या देगा, ठीक है, कोई लव लेटर देगा क्या, कोई गाड़ी वगैरह देगा क्या, नहीं, क्या देगा एक्चुअली में, पैसा ही देने वाला है ना। तो देखो यहां पे भी पैसा ही जा रहा था, ठीक है, डाउन पेमेंट में भी पैसा ही जा रहा था, तो इंस्टॉलमेंट में भी क्या जाएगा, पैसा ही जाएगा, मतलब सेम एंट्री है, रिपीट की एंट्री है। ठीक है, वो बात अलग है कि इंस्टॉलमेंट पेड में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के साथ जाएगा, लेकिन जाने वाला क्या है, कैश ही जाने वाला है, मतलब सेम एंट्री है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और यहां पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्लियर गाइस, ये भी हो गया। नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन। अब ये मगजमारी कौन पालेगा, डेप्रिसिएशन का, खरीदने वाला पालेगा, बेचने वाला बेच दिया, मोकला हो गया, खत्म हो गया उसका ट्रांजेक्शन, मतलब इसके बुक में नो एंट्री, बराबर है, उसके बुक में नो एंट्री। तो डेप्रिसिएशन का मगजमारी कौन पालेगा, परचेजर, ये भाई साहब पालेगा, इसने खरीदा ना, ये फेस करेगा डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन इसके लिए क्या, प्रॉफिट है कि नुकसान है, नुकसान है ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑलवेज डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किसकी वजह से होता है, डेप्रिसिएशन उसकी वजह से नहीं होगा, डेप्रिसिएशन उसकी वजह से नहीं होता, डेप्रिसिएशन किस पे होता है, असेट पे होता है। तो डेप्रिसिएशन का जो रूल्स है, डेप्रिसिएशन की जो वैल्यूज है वो किस पे डिपेंड होती है, असेट के ऊपर। तो इस असेट पे होने वाले के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, इसके लिए उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर उसका नाम होता तो लेना देना होता। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इस भाई साहब के लिए दो चीजें लॉस हो रही है, एक इंटरेस्ट लॉस हो रहा है और एक डेप्रिसिएशन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लॉस को कहां पे डालेगा, पीएनएल, इंटरेस्ट टू पीएनएल, सॉरी इंटरेस्ट पीएनएल में, डेप्रिसिएशन टू पीएनएल। ठीक है, तो दो लॉस है, दोनों लॉस को कहां पे डालने वाला है, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या क्या डालने वाला है, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, दूसरा डेप्रिसिएशन। जब लॉस हो रहा तो क्या किए थे, डेबिट किए थे, ट्रांसफर करते समय क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएनएल के डेबिट साइड में इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगा। लेकिन इस भाई साहब के लिए, इस भाई साहब की तो लॉस है ही नहीं, प्रॉफिट ही है। ठीक है, कौन सा प्रॉफिट है वो, यही है ना सिर्फ,
एक ही चीज प्रॉफिट, और डेप्रिसिएशन का तो मगरमारी नहीं है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं आएगा। मतलब जो भी रहेगा वो इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेगा। तो इसमें इंटरेस्ट क्रेडिट था, तो अभी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कहां पे डालना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खत्म। ये हो गया 6 एंट्रीज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। क्लियर? हाँ, अब एंट्रीज को ध्यान से समझो। फर्स्ट ईयर में कितनी एंट्री आएगी, सेकेंड ईयर में कितनी एंट्री आएगी, थर्ड ईयर में कितनी एंट्री आएगी, फोर्थ ईयर में कितनी एंट्री आएगी, ऐसा अगर रहेगा तो। ठीक है, मान लो हमने परचेज किया किसके पास से, वेंडर के पास से। ठीक है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 4 साल का हमको ईएमआई देना है, फर्स्ट ईएमआई, सेकेंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, फोर्थ ईएमआई, 4 साल का ईएमआई रहने को देना है। तो लास्ट तक हमारा क्या है, फोर्थ ईयर तक। फर्स्ट ईयर, पहला फोकस, पहले साल में कितनी एंट्रीज आएगी, देखो और बताओ। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, पहले साल में कितनी एंट्री आएगी, सर पूरा का पूरा एंट्री आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन में बोलता है कि वेंडर के बुक्स का बनाओ तो वेंडर के बुक्स का बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ दो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, परचेजर, हम परचेजर हैं, हम जिस कंपनी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको अपने को सॉल्व करके देखो कि हम परचेजर है। तो पहले साल में कितनी एंट्री पास करने की, पूरा का पूरा एंट्री आएगा। क्या हम पहला साल खरीदेंगे, हाँ सर खरीदेंगे तभी तो आएगा, मतलब ये एंट्री आएगा। उसी टाइम पे क्या पेमेंट करेंगे, डाउन पेमेंट, ये भी एंट्री आएगा। तीसरा पेमेंट ड्यू होगा, क्या, इंटरेस्ट, उसी साल हमको क्या पे करना है, मतलब इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। उसी साल हमारा क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा, और दो लॉस को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब फर्स्ट ईयर 6 एंट्री आएगा, 6 एंट्रीज, कितना, 6 एंट्रीज। ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 6 एंट्रीज आएगा। दूसरे साल, क्योंकि हमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है, 4 साल का ईएमआई पे करना अपने को, चौथे बार खत्म। अब मुझे बताओ सेकेंड ईयर में कितनी एंट्री आएगी, कॉमन सेंस यूज करो। क्या हम सेकेंड ईयर वापस से खरीदेंगे, ना। क्या हम सेकेंड ईयर वापस से डाउन पेमेंट करेंगे, ना। तो सीधा सीधा दोनों एंट्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर से 2 एंट्री कैंसिल हो जाएगा, वापस से नहीं खरीदेंगे, वापस से डाउन पेमेंट नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलेगा ना कॉन्ट्रैक्ट हमारा। पहले साल ही क्या होगा, 6 एंट्रीज आएगा, बाकी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से ये दोनों एंट्री क्या हो जाएगी, कैंसिल। मतलब परचेस की एंट्री भी नहीं आएगी, डाउन पेमेंट की एंट्री भी नहीं आएगी। फिर कौन सा एंट्री आएगा, डायरेक्टली स्टार्ट होगा इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट पेड का, डेप्रिसिएशन का, और ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है, मतलब सेकेंड ईयर में 4 एंट्री, तो थर्ड ईयर में भी कितनी एंट्री, वापस से परचेज होगा क्या, नहीं, डाउन पेमेंट होगा क्या, नहीं, तो कितनी एंट्री, 4 एंट्री। चौथे ईयर में, मतलब फाइनल ईयर में, जो भी आपका चौथा साल हो, पांचवा साल हो, छठवां साल हो, पूरे साल तक आपका कितना एंट्री जाएगा, 4 एंट्री। अच्छा, तो 4 एंट्री तो सर क्या करेंगे, सेम है सब, आपको नाम वही लिखना है, सिर्फ क्या करना है, चेंज इन अमाउंट, आपको अमाउंट चेंज करना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है। पहले साल का कितना अमाउंट है वो पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा। अमाउंट चेंज, अमाउंट चेंज, अमाउंट चेंज, एंट्री सेम। ठीक है, पहले साल पूरा 6 एंट्री, दूसरे साल से इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर के बुक में पहले साल में 6 एंट्री, दूसरे साल में 4 एंट्री, तीसरे साल में 4 एंट्री, चौथे साल में 4 एंट्री, 5 6 7 जो भी बोला रहेगा 4 एंट्री, सिर्फ 4 एंट्री। क्या चेंज होगा, फिर अमाउंट चेंज होगा, एंट्री सेम रहेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। इन द बुक्स ऑफ वेंडर में आप समझ जाओ, पहले साल में कितना, 5 एंट्री, दूसरे साल में कितना, 3 एंट्री, तीसरे साल में 3 एंट्री, चौथे साल में 3 एंट्री, क्योंकि डाउन पेमेंट और परचेस सेल्स दोनों भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये रहा आपका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। क्लियर गाइस, अब जरा ध्यान देते हैं, इसको यहां से हटा करके लेजर, लेजर पे फोकस करते हैं। यहां तक तो आपको बता दिया मैंने, अब लेजर पे फोकस करते हैं। क्या होता है लेजर और किसको बनाना पड़ता है लेजर, खास करके लेजर बनाना पड़ता है परचेजर को। सो इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर कितना लेजर ड्रॉ करना पड़ता है, हाउ मेनी लेजर्स यू हैव टू ड्रॉ। नंबर 1, सबसे पहला लेजर। ठीक है, जो परचेजर है सबसे पहला लेजर वो किसका बनाएगा, वेंडर अकाउंट का बनाएगा, किससे खरीद रहा है उसका, मतलब सेलर अकाउंट। ठीक है, दूसरा चीज, दूसरा वो कौन सा बनाएगा, वो क्या खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, असेट खरीद रहा है, तो दूसरा वो असेट का बनाएगा,
असेट अकाउंट या जो गुड्स अकाउंट उसका बनाएंगे। तीसरा चीज है, ठीक है, तीसरा चीज है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या इंटरेस्ट अकाउंट। और चौथा चीजें क्या होंगी बताओ? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये मेन 4 लेजर हैं किसके बुक में? परचेजर के बुक में, ठीक है। मतलब परचेजर के बुक में 4 लेजर कंपलसरी है। पहला लेजर वेंडर के नाम का, दूसरा लेजर असेट, तीसरा लेजर इंटरेस्ट, चौथा लेजर डेप्रिसिएशन। अभी पूरे लेजर्स को मैंने फॉर्मेटिंग के हिसाब से नोट्स में बना करके रखा है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, आज का हमारा पहला लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट टेबल के साथ जनरल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमारा पूरा सीरीज चलेगा, 3-4 सीरीज जो भी रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ लेजर सॉल्व करेंगे अलग अलग पैटर्न में, क्योंकि जनरल एंट्री तो सेम है। जनरल एंट्री आपको हर साल सेम एंट्री लिखना है, अमाउंट चेंज करके लिखना है, ठीक है। बट लेजर भी एक्चुअली सेम ही है, खाली बस कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन आता है वो अलग अलग आता है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर्स में हम लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन, जनरल एंट्री पार्ट, लेजर का पार्ट, ये हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जैसा पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसके साथ एक बचा कुचा कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन को भी आपको बता दूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल, ठीक है, जाके आपको आगे वाला अपडेट आते रहे, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर में कितने लेजर्स बनने वाले हैं? 4। पहला वेंडर, दूसरा असेट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा डेप्रिसिएशन। पूरे लेजर्स को मैंने नोट्स में बना करके दिया हुआ है, आप नोट्स को डाउनलोड करो, वहां से आप लेजर्स को फॉलो करो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, ठीक है। अभी अगर इन द बुक्स ऑफ वेंडर का बात किया तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर मतलब हम परचेजर, हम वेंडर का बना रहे, तो वेंडर किसका बनाएगा? हमारा कौन बनाएगा, मतलब परचेजर का कौन बनाएगा। दूसरा असेट, बनाने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि असेट हम खरीद रहे हैं, वो तो ना खरीद रहा है, वो तो बेच रहा है, उसको मतलब नहीं है। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट उसको मतलब है, मतलब हम इसको इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसका वहां पे भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा। तो उसके बुक में सिर्फ 2 ही लेजर, कौन सा? एक तो परचेजर का और एक तो इंटरेस्ट का। हमारे बुक में एज वी आर परचेजर, तो हमारे बुक में कितने लेजर्स बनेंगे? 4 लेजर्स। कौन से? वेंडर, असेट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। बट इन द बुक्स ऑफ वेंडर वहां पे अपोजिट में कौन सा बनेगा? सिर्फ परचेजर का और इंटरेस्ट का, उसका ख्याल करना। क्लियर है? तो ये रहा आपका जनरल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एंड लेजर्स का प्रिपरेशन, कि आपको कितने लेजर्स बनाने हैं इस चैप्टर्स में। क्लियर? अब इसके सेकेंड लास्ट का कॉन्सेप्ट आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल फॉर्म, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन टेबुलर फॉर्म। एक आपको टेबल फॉर्म बना के देता हूं, ठीक है, और आपके स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा कि आपको करना क्या है। आपको चाहिए एक कोड जिसके हिसाब से आप सॉल्व कर सको। पर्टिकुलर टोटल अमाउंट, फिलहाल के लिए मान के चलते कि 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। कोड ए का मतलब होता है कैश प्राइस, स्टार्ट होती है कैश प्राइस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कोड ए मतलब पहला चीज आपका स्टार्ट होता है कैश प्राइस, कितने का कैश प्राइस है उस असेट का, ठीक है। कोड बी डाउन पेमेंट, कोड सी EMI, कोड डी इंटरेस्ट ऑन ए। ऑन ए मतलब यहां पे भी लिख सकते हो, ऑन ए का मतलब आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो किसके ऊपर निकालना है? ए वाले के ऊपर निकालना है, ठीक है। ई प्रिंसिपल अमाउंट, ABCDEF, एफ का मतलब होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, कितना पैसा बचेगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपका इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, यही आपका इंटरेस्ट टेबल के फॉर्म है। अगर आप इसके हिसाब से जाओगे तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा हर एक चीज। तो आपको यहीं से अमाउंट उठाना है और आपको जनरेटिव में पुट करना है, लेजर में पुट करना है, हर चीज आपको यहीं से करनी है, अगर ये आप बनाना सीख गए तो, ठीक है। तो शुरुआत होती है कैश प्राइस से, ठीक है।
डाउन पेमेंट हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर थोड़ी ना करते हैं, हमारा डाउन पेमेंट सिर्फ पहले स्टार्टिंग में होता है, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, तो डाउन पेमेंट यहाँ पे आता है। ठीक है, क्लियर है। EMI, EMI मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट हमारा शुरुआत में थोड़ी ना होता है, हमारे यहाँ पे होता है इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे होता है इंस्टॉलमेंट और यहाँ पे होता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टोटल अमाउंट में थोड़ी ना इंस्टॉलमेंट होगा। इंटरेस्ट, आप जो इंटरेस्ट निकालने वाले हो वो इंटरेस्ट आप किसके ऊपर निकालोगे, परसेंटेज गिवन, परसेंटेज गिवन नॉट गिवन फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आप किस पे निकालोगे, ऑलवेज ऑन ए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना आपका इंटरेस्ट निकलेगा, जब सब आप EMI भरोगे उसी टाइम आपका क्या पे होगा, इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का EMI भरते समय आपका इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का EMI भरते समय आपका इंटरेस्ट, थर्ड का EMI के साथ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं, आप जो EMI भरते हो उसमें आपका क्या रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आपको पूछा क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, बताओ आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू EMI में से क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट, क्या माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट। ये रहा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मेट का कोड बनेगा, मतलब आपको ये चाहिए, तो आप किसमें से क्या माइनस करोगे, सी में से डी को माइनस करोगे, सी माइनस डी, मतलब सी वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से माइनस करोगे। मान लो अगर यहाँ पे 10 रुपए और यहाँ पे 2 रुपए इंटरेस्ट है, तो ये कितना बनेगा, 8 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमको ये चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट, दैट मीन्स विदाउट इंटरेस्ट। फिर लास्ट में आपका मेन इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस को जो आपको कोड बनेगा वो आपका आएगा ए माइनस ई, मतलब ए क्या हुआ, कैश प्राइस, और ई क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब आपका कैश प्राइस में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे तो क्या होगा कि आपने जो डाउन पेमेंट भरेगा वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो बचा कुछ आपका क्लोजिंग, जो कि जाएगा आपका नेक्स्ट ओपनिंग हो गया। ठीक है, उस ओपनिंग के बाद आपका फर्स्ट ईयर का EMI, उस ओपनिंग पे आपका इंटरेस्ट, मतलब बैलेंस अमाउंट का इंटरेस्ट, और उसी ओपनिंग में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करके क्या आएगा, क्लोजिंग। फिर यही क्लोजिंग आपका नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग होगा, जिसमें से आपका EMI माइनस होने वाला है, जिसमें क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो EMI में से इंक्लूड इंटरेस्ट माइनस कर दो, क्या बचेगा आपका, प्रिंसिपल अमाउंट, और उसी प्रिंसिपल अमाउंट में से उसी ओपनिंग में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करने पे क्या बनेगा, क्लोजिंग। सेम ये क्लोजिंग आपका नेक्स्ट होगा ओपनिंग। ठीक है, जिसमें आपका थर्ड ईयर का EMI जाने वाला है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, और उस इंटरेस्ट के बाद आपका विदाउट इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, तब जाके यहाँ पे ये और ये टैली होना चाहिए। ठीक है, ये और ये सेम आना चाहिए। जब ये सेम आ गया, चाहे वो तीसरे साल में हो, चाहे वो चौथे साल में हो, चाहे वो पांचवें साल में हो, जब ये दोनों अमाउंट सेम आ गया तो आपका यहाँ पे नील होना चाहिए, मतलब कोई भी पैसा बाकी नहीं रहेगा लास्ट EMI के बाद। देन ओनली गेट द ओनरशिप ऑफ द असेट। ठीक है, यहाँ पे नील आना चाहिए। क्लियर है, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल, वेरी वेरी सिंपल। कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके पास सिर्फ कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट करोगे, जो डाउन पेमेंट करोगे वही आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो बचेगा क्या, आपका क्लोजिंग बैलेंस, जो कि ट्रांसफर होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसमें आपका EMI पे होने वाला है, और उसी EMI में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो EMI में से इंटरेस्ट माइनस करो, क्या बचेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो ओपनिंग में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करोगे तो क्या बचेगा, क्लोजिंग। सेम पैटर्न में आगे बढ़ने दो। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन पार्ट का, जिससे आपको पता चला कि हर साल आपका इंटरेस्ट कितना है, EMI कितना है, और आप पेमेंट कितना करने वाले हो, ये सब हिसाब से आपका आगे जाने वाला है। क्लियर है गाइस, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट, इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने क्या बोला, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। असेट में कंटिन्यूसली रिडक्शन होने वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है,
बाय वेयर एंड टियर, आप कुछ करो मत करो, आपके असेट की कीमत हमेशा क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एक चीज और, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, मतलब ऐसा जिसमें कैश तो नहीं जा रहा है फिर भी हमारा खर्चा हो रहा है, मतलब फिर भी हमको नुकसान ही हो रहा है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन। क्लियर है? बेसिकली आपके पूरे सिलेबस में दो मेथड के डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। एक होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका नाम होता है दूसरा नाम WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है? और इसका दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, तो आपके बेसिकली आपके पूरे सिलेबस में एक और दो तीन मेथड होते हैं जिसको बोलते हैं एन्युटी मेथड होते हैं। ठीक है? और एक होता है अलग अलग तरह के, मतलब दो तीन तरीके के मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन में। बेसिकली आपको पूरे सिलेबस में आपको सिर्फ ये दो ही मेथड फॉलो करना है, जिसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है जिसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? और दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है WDV मेथड, इन शॉर्ट WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM। क्लियर है? सर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कॉन्सेप्चुअल फर्क बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है इसमें, कि अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसका मतलब एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी सेम, मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, विल बी सेम और मस्ट बी सेम। ठीक है? सेम ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, कांट चेंज, नो चेंज। मतलब एक बार जो डेप्रिसिएशन निकाल लिया, वो डेप्रिसिएशन पूरा 12 महीने का होना चाहिए अमाउंट, तो वो 12 महीने का डेप्रिसिएशन अगर फर्स्ट ईयर 12,000 है, तो हर साल जितने साल तक वो असेट रहेगा, हर साल का वैल्यू कितना डिडक्ट होगा, 12,000 12,000 12,000, नो चेंज। मतलब अगर फर्स्ट ईयर 10,000 है, तो अगर किसी ने बोला कि सर 10th ईयर में उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो भी क्या रहेगा, 10,000 ही रहेगा। मतलब फर्स्ट ईयर अगर डेप्रिसिएशन 10,000 आ गया, तो फिर इसका जितने साल तक आपका कैलकुलेशन चलेगा उतने साल तक आपका अमाउंट क्या रहेगा, 10,000 ही रहेगा। दैट इज द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब जितने भी कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में ही देखेंगे। आज के लेक्चर्स में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट अपने को कवर करना है। क्लियर है? जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसके पूरे एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स आपको लूंगा मैं, इसके भी एग्जाम्पल्स लूंगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो अभी क्या सीखा हमने, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जहां पे हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, बशर्ते वो 12 महीने का होना चाहिए। ठीक है? मान लो अगर 6 महीने का 5,000 है, तो 12 महीने का कितना होगा, 10,000। तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 10,000 ही जाने वाला है हर साल, चाहे वो 8वां साल हो, चाहे वो 9वां साल हो, चाहे वो 10वां साल ही क्यों ना हो, हर साल डेप्रिसिएशन आपका 10,000 रहेगा, कांट चेंज, डेप्रिसिएशन अमाउंट कांट चेंज। और जहां पे डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, एवरी टाइम द डेप्रिसिएशन हैज रिड्यूस्ड और रिटेन डाउन, ठीक है, और डिमिनिश्ड हो रहा है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग डाउन मेथड या रिड्यूसिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है? अब इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन अगर जो भी आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस पे, मान लो आपका कॉस्ट प्राइस है 2 लाख का और डेप्रिसिएशन बोला है आपको 10%। ठीक है? डेप्रिसिएशन 10%, तो बेसिकली डेप्रिसिएशन 10% कितना होता है, 20,000। अगर हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड करें तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 20,000, हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, 20,000। बट अगर हम लोग WDV कर रहे हैं, ठीक है, एज पर WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा 10% किसका होगा, इसका,
20,000 कितना बचेगा 1,80,000। तो 1,80,000 का नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन भी 10% होगा, लेकिन किसका 1,80,000 का 18,000। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन 10%, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। मतलब हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जहां पे रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा। जहां पे हर साल आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हो रहा है, उसी मेथड को क्या बोलते हैं, सॉरी यहां पे जो आएगा, उसी मेथड को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDB या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर है, यही फर्क है दो मेथड्स में। डेप्रिसिएशन, सो बेसिकली डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स हैं आपके पूरे चैप्टर्स में, दो, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, नो चेंज, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जहां पे हर साल आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा एज पर द बैलेंस कॉस्ट पे, आपके असेट पे निकाले हुए वैल्यू पे जितना बचेगा उसके ऊपर परसेंटेज, जितना बचेगा उसके ऊपर परसेंटेज, मतलब हर साल आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा, उसी को बोलते हैं दिस सेकंड मेथड। क्लियर है गाइस। सो यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। हमारा पहला लेक्चर्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव फिनिश्ड। क्या क्या सीखा हमने कि हायर परचेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। दूसरा, मेथड्स कौन से होते हैं इसके, फुल कैश प्राइस मेथड के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, जिसमें हमने जनरल एंट्रीज देखे, लेजर्स देखे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल देखा और डेप्रिसिएशन देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज में आपको मैं कैलकुलेशन लेके आऊंगा, जिसमें जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टेबल के साथ जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर टाइम आपको ये सब वर्किंग नोट करना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट। क्लियर है, ये वर्किंग नोट का हिस्सा है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जनरल एंट्रीज, उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में लेजर, उसके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस का लेजर। क्लियर है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।